अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई से ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। एसी और नॉन एसी दोनों क्लास के किरायों में बढ़ोतरी की जा सकती है। और डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ हैं। दीपाली, बताइए कितना किराया बढ़ सकता है, कब तक इस बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है, बताएं। जी देखिए, अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने से आपका रेल सफर महंगा होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इस लिहाज से तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एसी और नॉन एसी दोनों श्रेणी में किराया बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं एसी क्लास की बात करूं तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूं। अगर आप राजधानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर करते हैं जो कि करीब करीब 1200 किलोमीटर का है, तो अगर आप एसी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 24 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। वहीं अगर मैं नॉन एसी की बात करूं, दिल्ली से मुंबई अगर आप 1200 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं तो नॉन एसी क्लास में आपको 12 रुपए ज्यादा किराया प्रति पैसेंजर देना होगा। साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी सेकंड क्लास है इसमें भी आधा पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह साफ किया गया है कि अगर आप इस क्लास में 500 किलोमीटर तक का सफर करते हैं तो कोई भी किराया आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। 500 किलोमीटर से आगे का सफर तय करते हैं तो आधा पैसा प्रति किलोमीटर आपको जो ऑर्डिनरी सेकंड क्लास है इसमें भी देना होगा। रेल मंत्रालय साफी सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सबअर्बन रूट है या फिर जो मंथली सीजन टिकट बनता है उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई से बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। रेलवे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि रेलवे के मुताबिक ये जो बढ़ोतरी की जा रही है काफी नॉमिनल है और कोशिश यही रहेगी कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। चलिए, तो ये मामूली से ही लेकिन बढ़ोतरी करने की पूरी तैयारियां, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है वो डिटेल्स यहाँ पर बताई। और आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद ईरान इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल के रिहायशी शहर बरशेवा पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद बरशेवा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। इधर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो तेहरान को छोड़ेंगे नहीं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सुबह से क्या चल रहा है, पूरा हाल बताने के लिए हुरमास फताकिया हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हुरमास। देखिए, कुछ बातें साफ़ करनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये बात तो साफ़ है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए इजराइल पर मिसाइलें दागी है, जबकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हमने ऐसी कोई मिसाइलें दागी नहीं है। और ईरान ने इजराइल के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी ये साफ कहा है कि उन्होंने IDF को ये आदेश दिए हैं कि वो करारा जवाब दे ईरान को। ये बात निकल कर आई है। मगर साफ करने वाली बात ये है कि ईरान की स्टेट टीवी ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद इजराइल की तरफ से कोई मिसाइलें नहीं दागी गई है। मगर दूसरी बात एक साफ करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जब युद्ध विराम का ऐलान किया था तो साथ में उन्होंने ये लिखा था कि ईरान का युद्ध विराम 12 घंटे बाद शुरू होगा और इजराइल का युद्ध विराम जो है वो 24 घंटे बाद शुरू होगा। इसके बावजूद जो है इजराइल ये शिकायत कर रहा है कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पोस्ट डाले हुए ही कुछ घंटे हुए हैं। अब उससे कुछ देर पहले ही इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल्सों को नष्ट करने का जो प्रयास था वो सफल हुआ है। उनका जो सारा मकसद था वो सारे उस मकसद में वो कामयाब हुए हैं। इस वजह से वो सीज फायर के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया उनके सहयोग के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो उसे और उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सुबह ये ऐलान किया था तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अब सीज फायर लागू हो गया है, अब इसे ना तोड़ा जाए। मगर बावजूद इसके सुबह से ये खबरें चल रही थी कि दोनों तरफ से मिसाइलें जो है दागी जा रही है, इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से। चलिए, शुक्रिया हुरमास आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद बेशरबा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता रिफत की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
ये जो बीर शिवा इलाका है यहाँ पे ज़ोरदार मिसाइल धमाके हुए और मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग जो हैं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे क्या तबाही हुई है। लगातार टेल अवीव हो, हाइफा हो या बाकी कुछ एरियाज़ हों, ईरान के मिसाइल्स ने इन एरियाज़ को दहलाया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और उसमें अभी तक 4 लोग जो हैं वो उनके मारे जाने की यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है। और अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि जंग का सिलसिला रुका। हालांकि सीज़ फायर की बात की जाती है, क्या वो सीज़ फायर की डील आगे चलेगी, ऐसा यहाँ पे फीलिंग ज़्यादा नहीं लग रही है कि शायद सीज़ फायर पे अमल होगा, क्योंकि इसराइल ने पहले ही कहा है कि जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो लगातार हमले करते रहेंगे। और इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या इससे जंग थम जाएगी? 12 दिनों के युद्ध का आखिरी क्या रिजल्ट रहा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। इजराइल ईरान थमा तूफान शाम 7:57 पर जरूर देखिए। और कच्चे तेल की कीमतों में आज काफी गिरावट आई। ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल में हमने गिरावट देखी। इससे पहले कच्चा तेल 5 महीने के टॉप पर पहुंच गया था, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। और डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा, बताइए किस तरीके का रिएक्शन आया कच्चे तेल में, क्या आउटलुक यहाँ से आगे के लिए बन रहा है? जी हाँ, कल की 7% की गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज अगर एशिया और यूरोप मार्केट की बात की जाए तो करीबन 3 से 4% की गिरावट फिलहाल भी देखने को मिल रही है। और कल के हाई से अगर देखें तो 14% तक कच्चा तेल यहाँ पर गिर चुका है। और इस गिरावट के साथ कच्चा तेल 2 हफ्ते के लोज पर है और वो ठीक वहीं पहुँच गया है जहाँ पर ईरान इजराइल वॉर से पहले कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। जिस तरह की स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई कि सीज़ फायर ऐलान किया जाता है इजराइल और ईरान के बीच में, और उसके बाद दोनों ही कंट्री से ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई। अभी भी फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि एक आधी कोई मिसाइल इस कंट्री में या उस कंट्री में जा रही है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कच्चे तेल में गिरावट का ही रुख है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इवन एज ईरान ने रिटेलिएटरी यहाँ पर कतर में यूएस बेस को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई बहुत बड़े डैमेज और कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं आई, तो बाजार ने समझा है कि वो एक सिंबॉलिक चीज़ है। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज ऑफ नाउ ये लगता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद करने की बात की जा रही थी, जो एक बहुत ही क्रिटिकल एक वर्स्ट केस सिनारियो बन सकता था, वहाँ से भी हमने कोई और खबर आते हुए नहीं देखी, तो बाजार ने उसको भी एज ऑफ नाउ फैक्टर आउट कर दिया है। मोर इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस कहने लगे हैं कि कच्चे तेल के भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने सिटी जैसे बैंक्स को यहाँ पर इवन लोअर टारगेट्स की बात करते हुए सुना है कि यहाँ पर मार्केट्स शायद 65-55 तक के लेवल्स भी दिखा सकती हैं। साथ ही साथ ओपेक और एलाइज यहाँ पर आगे प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे। और जिस तरह की स्थिति हमने यहाँ पर वेस्ट एशिया में बनते हुए देखी, उसी बीच IEA का एक बयान आया कि उनके पास 1.2 बिलियन बैरल्स कच्चा तेल एज एन इमरजेंसी स्टोरेज है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो काफ़ी सारी जिस तरह की स्टेटमेंट्स और जिस तरह की हैपनिंग हमने ऑन ग्राउंड होते हुए देखी हैं, एज ऑफ नाउ कच्चे तेल में प्रेशर बरकरार है। और अब बात इक्विटी मार्केट्स की। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 158 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ तो निफ्टी में 72 पॉइंट की बढ़त ही रही। आखिर में फ्लैट क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी एक समय में 1% ज्यादा की बढ़त दिखा रहे थे, अब देखने को मिली 0.1% की बढ़त क्लोजिंग के साथ। पॉकेट्स देखेंगे तो आज ज्यादातर पॉकेट्स में इंटरेस्ट पॉजिटिव ही रहा। क्या रहा पूरा एक्शन, डिटेल्स लेकर कंचन नोटियाल है। कंचन, बताइए। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन अगर ग्लोबल लेवल पे समझा जाए तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे जो कमेंट्री की थी कि दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की जाए, उसके बाद बाजार ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ONGC की और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वहाँ पर भी हमें एक अच्छे खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है, बिकॉज जो कच्चे तेल का दाम है वो हमें $70 के नीचे आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा
साथ देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए अडानी पोर्ट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो में भी बना हुआ था। साथ में जियो फाइनेंशियल में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रासिम इंडस्ट्री करीबन 2% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट आज ऑटो शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था। बैंकिंग शेयर में भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। गिरने वाले शेयर्स देख लेते हैं ओएनजीसी, बिकॉज सीधा सीधा जो क्रूड का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 3% की गिरावट। पावर ग्रिड की बात करी जाए तो 0.25% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। ट्रेंड में आज एक हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। कल के सत्र में तेजी थी और आज यहाँ पे मुनाफा वसूली है। और इंडसइंड बैंक आज हमें बियर साइड में आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो दिग्गज बैंकिंग शेयर है वहां पे हमने देखा है कि बुल्स को जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप का मोमेंटम कैसा रहा है। देखिए डिलीवरी में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं, करीबन 5% के। एल&टी फाइनेंस की बात करी जाए तो 4% का करीब इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। ऑब्राय रियलिटी में 0.4% और सेल भी करीबन 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लोअर पॉकेट में केपीआईटी टेक खबरों में बना हुआ था, जिसके बाद 6% की गिरावट। ऑयल इंडिया में 6% की गिरावट। क्रूड का सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। भारत डायनेमिक्स, इनफैक्ट पूरे ही डिफेंस सेक्टर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। और कोचिन शिपयार्ड की भी बात करी जाए तो 3% की लोअर साइड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की खबरों से सोने चांदी कीमतों में दबाव रहा। सोना 2 हफ्तों के लोअर लेवल्स पर पहुंचा। चांदी का रंग भी थोड़ा उड़ा हुआ रहा आज के कारोबार में। और कैसा कारोबार हुआ पूछ लेते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए, सोने चांदी में किस तरीके का रिएक्शन आज देखने को मिला? वेल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो ऑल टाइम हाइज हमने सोने में बनते हुए देखने थे वो शायद हम यहाँ पर बना चुके हैं। वेल आपको याद दिला दें कि रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है। हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर इजराइल गाज़ा में भी ये चिंताएं देखी। उसके बाद यहाँ पर टैरिफ्स आया। फिर मार्केट्स को ये लगने लगा कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कटौती भी होगी और ये सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल थी सोने और चांदी के लिए, स्पेशली सोने के लिए। और हमने $3,500 अनाउंस के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। पिछले साल पूरे साल 28% की तेज़ी थी। इस साल में हमने 28% की तेज़ी इस साल के पहले 4 महीने में ही आते हुए देखी। तो ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बाजार में फैक्टर्ड इन थी। अब पिछले अगर 2-3 दिन की बात की जाए तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, लेकिन हमने वो पैसा भी सोने में से निकल के क्रूड में जाकर उसे प्ले करते हुए देखा। तो गोल्ड को उसका फायदा भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ से भी जानकारों का मानना है कि सोने में करीबन $100 का प्रीमियम अभी भी यहाँ पर जारी है। अगर चीज़ें थोड़ी सी और सॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर डील यहाँ पर हो जाती है यूएस ईरान के बीच में, तो कुछ और मुनाफा वसूली आप यहाँ पर सोने में आता हुआ देख पाएंगे। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, पहले इस साल के टारगेट्स या इस साल की रेंजेस जो हैं अब मानी जा रही है कि 2800 लोअर साइड में, 3600 हायर साइड में सोना यहाँ पर कारोबार करेगा। बहुत ज़ोरदार तेज़ी शायद अब इस साल में देखने को ना मिले, लेकिन लोग डेफिनेटली यहाँ पर चांदी ज़्यादा बेट करने को तैयार हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। रेट्स कट का फायदा हम मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। यूएस डिमांड, चाइनीज डिमांड थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स आगे जाकर टैरिफ्स कैसे रहते हैं उसको भी देखना होगा, लेकिन अगर आप जानकारों को पूछें तो गोल्ड और सिल्वर में कहां निवेश करेंगे तो आई थिंक 80 to 90% आपको चांदी बोलेंगे। शुक्रिया मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ते हुए वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, जहां स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। दरअसल कंपनी को सरकार ने एजीआर पर राहत मिल सकती है। सरकार से इस कंपनी को सूत्रों के मुताबिक अगले 1 से 2 महीने के अंदर इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। और डिटेल्स देते हैं असीम मनचंदा हमारे साथ कनेक्टेड है। असीम बताइए कितनी राहत मिल सकती है, किस तरीके की एंटिसिपेशन फिलहाल की जा रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर? देखिए वोडाफोन आइडिया को करीबन 83,400 करोड़ रुपए एजीआर की रकम के तौर पर चुकाने हैं। सरकार ने 2021 में कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम दिया था और ये मोरेटोरियम 31 मार्च 2026 में खत्म हो रहा। तब कंपनी की पहली किस्त 18,900 करोड़ रुपए के आसपास की ड्यू होगी। लेकिन कंपनी लगातार सरकार से राहत की मांग करती आई है। कंपनी सरकार से कह रही है कि हमें इसके ऊपर राहत दीजिए। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के पिटीशन फाइल की थी, वहां से कंपनी को कोई भी राहत नहीं मिली। एक बार फिर कंपनी ने सरकार के सामने राहत की गुहार लगाई है और सरकार कंपनी को राहत देने के ऊपर भी विचार कर रही है। अभी कई सारे ऑप्शन सरकार की टेबल के ऊपर है, हालांकि अभी कोई भी फाइनल ऑप्शन सरकार ने चूज नहीं किया। इसमें सरकार कंपनी को जो पेमेंट है उसको देने के लिए 20 साल का वक्त सरकार एक बार फिर से कंपनी को दे सकती है, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आता हुआ आप देख सकते हैं। 30 सितंबर तक ये सारी प्रक्रिया खत्म होती हुई आप देख सकते हैं। और टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि सरकार चाहती है टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा कंपटीशन ना हो। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में 1 या 2 कंपनियां काफी नहीं हैं।
Our job is to provide as many avenues as possible, and within each vertical as well, provide intense competition. It's not good enough having a duopoly or one carrier or two carriers. You must have competition in every sector. India today is probably the only country in the world with 4 telcos. चलिए रुक लें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। गुजरात में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। सूरत पर बारिश का सबसे ज्यादा असर है। सूरत की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। शहर के लगभग हर इलाके में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और सड़कें पानी से लबालब हैं। पानी भरने के कारण सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग गया और कई सड़कों को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने 28 जून तक गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, वडोदरा, आनंद, भरूच और पंचमहल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और किस तरीके के हैं हालात सूरत में, बता रहे हैं संवाददाता कृतेश पटेल। पिछले 2 दिनों से सूरत और खास करके गुजरात के सूरत में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बीते दिन की बात की जाए तो बारिश के पानी बढ़ने से सूरत बिगड़ गई थी, मगर दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है और खास करके सूरत ग्रामीण इलाके में हुई बारिश के चलते सूरत के मध्य में से पसार होने वाली खाड़ियां ओवरफ्लो हुई है, जिसके चलते रास्ते पानी में तब्दील हो चुके हैं। दृश्य देख सकते हैं आप, सूरत नेशनल हाईवे 48 से सूरत शहर में जाने वाला कोस्टल रोड है, कड़ोदरा रोड है, वो पूरे रोड पे पानी भर गया है, जिसके चलते सभी वाहन पानी के अंदर से पसार होने के लिए मजबूर है। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि जाना सुरक्षित नहीं है, पर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लगातार इस पानी में से पास हो रहे हैं। जिस तरह से खाड़िया ओवरफ्लो हुई, जिसके चलते सनिया, अहमद हो, कुंभारिया हो, लिंबायत हो, गुड़ादर हो, सभी इलाके प्रभावित देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले दिन बारिश के चलते सूरत बिगड़ी थी और दूसरे दिन सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियां ओवरफ्लो होने के चलते सूरत की हालत बिगड़ी हुई देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार।